लोकसभा चुनाव के 7वें व अंतिम चरण का हो रहा है मतदान। चंडीगढ़ व पंजाब सहित 7 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर 904 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी से लोगों को मिली राहत। सिरसा, जींद, हिसार, फतेहाबाद सहित कुछ जिलों में हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक व आर्थिक आधार पर दिए जा रहे 5 अतिरिक्त अंक के प्रावधान को किया खारिज। मुख्यमंत्री ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। और हरियाणा ने दिल्ली द्वारा कम पानी देने के आरोपों को बताया बेबुनियाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री व सिंचाई मंत्री ने कहा, दिल्ली को जरूरत के मुताबिक दिया जा रहा है पानी। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है। इस चरण में पंजाब और उत्तर प्रदेश की 13, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4 और झारखंड की 3 लोकसभा सीटें शामिल हैं। आज अंतिम चरण में उड़ीसा में विधानसभा के 42 क्षेत्रों में भी मतदान हुआ। 7वें चरण के मतदान में कुल 904 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आज के मतदान के दौरान जिन प्रत्याशियों की सियासी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया, उनमें प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और विक्रमादित्य सिंह इत्यादि अन्य शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के पिछले 6 चरणों में 486 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ है। मतगणना 4 जून को की जाएगी। 7वें चरण के अंतर्गत 5 बजे तक कुल 58.34% मतदान दर्ज किया गया। 5 बजे तक चंडीगढ़ में 62.8%, पंजाब में 55.2% और हिमाचल प्रदेश में 66.56% वोटिंग दर्ज की गई। भिवानी के पंचायत भवन में लोकसभा आम चुनाव 2024 के मतगणना कार्य के स्टाफ सदस्यों के लिए आज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चुनाव प्रशिक्षण नोडल अधिकारी एवं जिला परिषद सीईओ अश्वीर नैन ने माइक्रो ऑब्जर्वर, मतगणना सुपरवाइजर सहायक को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमों के तहत पूरी सतर्कता से मतगणना दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कहा। उन्होंने निष्पक्ष एवं पारदर्शी पूर्ण मतगणना के लिए उपयोगी सुझाव एवं निर्देश दिए। इस मौके पर चुनाव प्रशिक्षण नोडल अधिकारी अश्वीर नैन ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जिला की सभी विधानसभा की मतगणना चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोहारू, तोशाम व बवानी खेड़ा विधानसभा के लिए 17 तथा भिवानी विधानसभा के लिए 16 राउंड में मतगणना की जाएगी। इनको वीवीपैट की काउंटिंग, वीवीपैट से जो काउंटिंग होगी, जो स्लिप की जो 5 मैंडेटरी जो पोलिंग स्टेशन है जिनकी काउंटिंग करनी मैंडेटरी है, वो कैसे की जाएगी, जो वीवीपैट काउंटिंग बूथ के अंदर की जाएगी और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना, वो भी सभी अच्छी तरह से इनको ट्रेंड किया गया। इस मौके पर मतगणना की ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें मतगणना को लेकर जानकारी दी गई है, जो कि उनके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। इस प्रशिक्षण से वे अपनी जिम्मेवारी को और बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। बताया गया है कि एक चीज को कैसे कैसे आपने शुरुआत करनी है, कंट्रोल यूनिट को कैसे यूज करना है, तो उसको विस्तार से उसके ऊपर बताया गया है और काफ़ी बातें समझ में आएगी। लेकिन कोई कंट्रोल यूनिट को मैनुअल भी दिखा देते तो और अच्छा होता। ये 4 तारीख को जो संसद की काउंटिंग होनी है यहाँ के कैंडिडेट्स की, उसके लिए रिहर्सल दी गई और बड़ी बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर की एक टेबल पे ड्यूटी होगी। ये मेरी ड्यूटी जो है काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में लगी है इधर। तो यहाँ पर मेरे को अच्छी ट्रेनिंग मिली है। यहाँ पर सभी चीज़ों को बारीकी से बताया गया है, हमें हमारी क्या ड्यूटी रहेंगी,
कि किसी विवाद की स्थिति में क्या करना है, आरओ साहब के पास मदद के लिए कब कब जाना है, तो सारी ड्यूटीज हमें अच्छे ढंग से विस्तार से बताई गई हैं ताकि हम इस काउंटिंग को सफल कर सकें। कैथल के इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय अतिरिक्त उपायुक्त सी जया श्रद्धा ने मतगणना के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण लेने वालों में मतगणना ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर व मतगणना सहायक शामिल हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सभी को निष्पक्षता से मतगणना करवाने का प्रशिक्षण दिया गया है। मतगणना में लगे हुए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव एजेंटों को मतगणना हॉल में प्रवेश करने के लिए आरओ से परिचय पत्र प्राप्त करना होगा। कोई भी व्यक्ति मोबाइल, डिजिटल वॉच या अन्य कोई उपकरण के साथ मतगणना केंद्र में नहीं आ सकेगा। काउंटिंग सेपरेटली होगी एंड 14 टेबल में काउंटिंग एजेंट्स को आने के लिए आईडी कार्ड बनाने के लिए आरओ साहब के पास जाना पड़ेगा एंड 6 बजे स्टाफ की एंट्री ख़त्म हो जाएगी, 7 बजे पोलिंग एजेंट्स काउंटिंग एजेंट्स की एंड हम सारी चीज़ के बारे में आज ट्रेनिंग होगी कि मशीन कौन लेके आएगा, कैसे लेके आएगा, उसके बाद उसका सीलिंग कैसे होगी, पेपर्स को कैसे हैंडल किया जाएगा एंड सिर्फ और सिर्फ जो आईडी कार्ड के साथ आ रहे हैं या तो काउंटिंग एजेंट की आईडी कार्ड या मेरे से दिए हुए के साथ आ सकते हैं, बिना सेल फोन, स्मार्ट वॉच या ऐसे कोई अदर डिवाइसेस के साथ। पिछले करीब 15 दिनों से प्रदेश भर में पड़ रही भयंकर गर्मी से आज लोगों को थोड़ी राहत मिली। सिरसा, जींद, हिसार और फतेहाबाद सहित अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हुई, जिसके बाद आमजन ने राहत की सांस ली। बारिश होते ही लोगों के चेहरे खिलखिला उठे। लोग इस बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गौरतलब है कि सिरसा में तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। वहीं हिसार, रोहतक, झज्जर, फतेहाबाद, जींद, नूंह में 47 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया था। सिरसा व जींद वासियों ने बारिश के बाद कहा कि अब गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि बारिश कम हुई है, लेकिन पहले से काफी बेहतर मौसम है। साथ ही पशुओं व फसलों के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद रहेगी। सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो फसलों को मिलेगा। नरमा कपास की फसल है वो झुलस रही थी, टेम्परेचर ज़्यादा था। आज जो बूंदाबांदी हुई है उससे नरमा कपास की फसल को भी राहत मिलेगी, पशुओं को भी राहत मिलेगी और जो भयंकर गर्मी पड़ रही थी उससे आम लोगों को भी इससे राहत मिलेगी। नरमा और कपास बिजाई थी और इसमें जो है इस बरसात से काफ़ी राहत मिल गई हमें, जो कि पानी पूरा नहीं पहुंच रहा था, उससे मतलब थोड़ी राहत मिली हमें। और जो नरमा कपास की फसल थी वो बच गई हमारी, नहीं तो वो सारी जल रही थी। जींद में टेम्परेचर लगभग 46-47 के आसपास गया और इस दौरान बारिश हुई, बहुत अच्छा माहौल बन गया यहाँ पे। और ठंड भी अब लगभग 2-4 दिन तो ठंड भी रहेगी, बारिश की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। जींद में बारिश हुई, गर्मी के कारण सर पे हर वक्त कपड़ा रखना पड़ रहा था, जब भी बाहर निकलते थे पानी पीते रहना पड़ रहा था बार बार। और ये मानिए छोटे बच्चे थे, उनको संभालने में बड़ी परेशानी हो रही थी, घर से बाहर निकल जाते थे खेलने के लिए। वहीं कुछ जिलों में अधिक गर्मी व लू के कारण बिजली खपत बढ़ गई है। यमुनानगर में सब स्टेशन एवं पावर हाउस में कूलिंग फैन लगाए गए हैं। इसके अलावा वाटर पाइपलाइन के जरिए हाउस के आसपास लगातार पानी की बौछार की जा रही है। गोविंदपुरी ग्रिड सब स्टेशन 66 केवी में दोनों ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 66.3 MVA है और इस समय लोड भी करीब इतना ही चल रहा है। सामान्य दिनों में लोड 40 से 45 MVA तक रहता है। सब स्टेशन के इंजीनियर ओम कृष्ण ने बताया कि कूलिंग फैन एवं वाटर कूलिंग पाइप के जरिए तापमान को नियंत्रित रखने की कोशिश की जा रही है। इस पावर स्टेशन के माध्यम से शहर के 23 फीडर को बिजली की सप्लाई दी जाती है। यमुनानगर के अन्य सब स्टेशनों के ट्रांसफार्मर को भी ठंडा रखने के लिए ये तकनीक अपनाई जा रही है। उन्होंने लोगों से जरूरत के मुताबिक ही AC एवं कूलर चलाने की अपील की। वैसे तो हमने यहाँ पे कूलिंग फैन लगाए हैं, जो आप दोनों ट्रांसफार्मर पे देख रहे हो। 8 पंखे दोनों साइड पे लगे हैं, बट गर्म हवा है, हीट वेव चल रही है, तो ये नाकाफ़ी है। उससे बचने के लिए हमने एक अलग से अरेंजमेंट किया है। वाटर पाइपलाइन जैसे आप देख रहे हो, प्लिंथ जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर रखा है, इसको हमने पानी से भर रखा है। एक तो नीचे से पानी की ठंडक, जो नीचे इसका बेस है, ट्रांसफार्मर के नीचे बेस बॉडी है, उसको ठंडक मिलेगी।
दोनों तरफ ऐसे किया है और उसी पानी को हम पंप करके ऊपर रेडिएटर के थ्रू फ्लो करा रहे हैं, जिससे जो ट्रांसफार्मर के अंदर का तेल है वो ठंडा रहे। ओवर हीट से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर जैसे ही ओवर हीट होता था ये भी खुद बंद हो जाता है। ये एक रिक्वेस्ट है कि आप बिजली का जो प्रयोग कर रहे हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार ही करें, वेस्ट ना करें, क्योंकि कई लोग कैपेबल हैं एसी चलाने के लिए, बट आप जैसे 5-6 एसी लग रहे हैं घर में या एसी की ज़रूरत नहीं है और उनको आप आवश्यकता के अनुसार ही चलाएं, बिजली को वेस्ट मत करें। बिजली निगम के एसई जेसी शर्मा ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 60% बिजली की मांग बढ़ी है। इसके बावजूद पावर कट नहीं लगाया जा रहा। प्रतिदिन 80 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई की जा रही है। इंक्रीज हुई है कंजम्पशन हमारी हीट वेव के दौरान, और हमारा जो सिस्टम है वो कैपेबल है, पूरी सप्लाई हम दे रहे हैं, कोई पावर कट नहीं लग रहा। और हमने अपने जो बंदे हैं उनको भी बड़ा अटेंटिव किया हुआ है, कोई भी कंप्लेंट आती है तो हम उसी टाइम एड्रेस करा देते हैं। सप्लाई सही सुचारू रूप से हमारी चल रही है पूरे ज़िले में। डेली कंजम्पशन थी वो थी 50 से 52 लाख डेली की, अब ये 80 के आसपास पहुंच रही है। उधर नौ में गर्मी के कारण ओवरलोड अधिक होने के चलते बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स को कूलिंग फैन, पानी के छिड़काव और कूलर की हवा से ठंडा किया जा रहा है ताकि आमजन को ज्यादा से ज्यादा बिजली आपूर्ति की जा सके। पिनगवा कस्बे में 33 केवीए ट्रांसफार्मर में ओवरलोड के चलते बिजली विभाग के कर्मचारी ट्रांसफार्मर के पास कूलिंग फैन रखे हुए हैं और पानी का छिड़काव कर रहे हैं। कार्यकारी अभियंता रणवीर सिंह ने कहा कि अधिक लोड होने पर ट्रांसफार्मर जल्दी गर्म हो जाता है। ऐसे में बड़े ट्रांसफार्मरों पर पानी का छिड़काव व बर्फ की सिल्ली के पास से पंखे चलाए जा रहे हैं ताकि बिजली के अधिक कट ना लगे। ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड हो जाता है तो उस केस में ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा लिमिट से बाहर, इसकी जो लिमिट है 75 से लेके 85 सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा तो ट्रांसफार्मर हमारा डैमेज हो जाएगा। तो उसको कूल करने के लिए हम लोग वहाँ पे कूलर का प्रोविजन करते हैं और जो फिंच पे है सेफली तो कूल करने के लिए उसको पानी का छिड़काव भी। मैं आज दम से अपील करना चाहता हूँ, अगर ये हमारी चोरी, बिजली की चोरी एज पर गाइडलाइंस ऑफ निगम अगर 20% से कम आता है तो पूरे क्षेत्र में 24 घंटे की लाइट मिलेगी, और जब 24 घंटे की लाइट मिलेगी जो सिस्टम ओवरलोडिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, ब्रेकडाउन कम हो जाएंगे। मेरी यही अपील है आम जनता से कि वो जो बिजली है मीटर के थ्रू यूज करें, और जो बिल वगैरह आते हैं वो अपने टाइमली आप उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन टाइमली भरें, जिससे आपको ये सुविधा कंटिन्यू मिल सके। हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आर्थिक सामाजिक आरक्षण को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के फैसले को प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। ये जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी। वो आज रोहतक में भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने यहां पार्टी के लोकसभा व विधानसभा विस्तारकों के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए 5 अतिरिक्त अंक देने की योजना हरियाणा सरकार ने बनाई थी। आज तक गरीब वर्ग के बारे में किसी भी सरकार ने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इस लड़ाई को जारी रखेंगे और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाए और एक सिस्टम से जोड़ा जाए, और उसको लेकर के उनको लाभ दिया गया था। माननीय हाई कोर्ट की एक बेंच ने उसकी सराहना भी की थी, परंतु दूसरी बेंच ने उसको खारिज किया है। गरीबों को वो हक मिले, गरीबों के घर में वो दीपक जले, वो प्रकाश आए, ये सरकार की सोच है। और इस लड़ाई को हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मजबूती से लड़ेंगे, गरीबों के हक के लिए लड़ेंगे। गरीब को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मोदी जी बैठे हैं तब तक गरीब को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं दिल्ली के साथ पानी के विवाद पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि समझौते के मुताबिक ही दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कोर्ट के
साथ बैठ करके हुआ है, उससे स्वाया पानी जा रहा है दिल्ली को, उसके अंदर कहीं भी कमी नहीं है। आज की तारीख टिल डेट, आज 1 तारीख है, आज भी पूरा पानी दिल्ली को हरियाणा दे रहा है, परंतु अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के पापों को दबाने के लिए लोगों के अंदर इस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करना, ये केजरीवाल की फितरत रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी में ही कुछ नेताओं के भीतर घात करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। सारी जानकारी और फीडबैक एकत्रित कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। साथ ही उन्होंने हरियाणा में भाजपा की सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने कल हरियाणा सरकार के सामाजिक व आर्थिक आधार पर ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में 5 अतिरिक्त अंक का लाभ देने के प्रावधान को खारिज कर दिया। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने सरकार के आदेश को रद्द करते हुए अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए 5 अंकों को असंवैधानिक करार दिया। हाई कोर्ट में दायर याचिका में सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण को अनुचित बताया गया था। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता रविंद्र ढुल ने बताया कि अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए गए 5 अंकों को असंवैधानिक बताया है। इनमें आधार ये बनाया गया था कि अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ समानता से हटाया नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति को आय, परिवार या किसी विशेष राज्य के आधार पर प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। क्राइटेरिया के जो मार्क्स विभिन्न भर्तियों के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी में दिए जा रहे थे हरियाणा के अंदर 2017 से अब तक, उन मार्क्स को जो है क्वैश करने का और गैर कानूनी असंवैधानिक बताने का काम किया है और उसको क्वैश कर दिया है। आधार ये बनाया गया था इनमें कि आर्टिकल 14 के अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ में जो है उसको इक्वलिटी से हटाया नहीं जा सकता। आप किसी भी व्यक्ति को प्रेफरेंशियल स्टेट में जो है प्रेफरेंस नहीं दे सकते। किसी को चाहे इनकम के बेस पे प्रेफरेंस दे रहे हैं या फैमिली के अंदर पैदा होने के बेसिस पे दे रहे हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर पैदा होने के हिसाब से दे रहे हैं, वो प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती हिंदुस्तान के कानून के अनुसार। हाईकोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है और इसको क्वैश कर दिया। 2019 से पहले जितने भी लोग लगे हैं वो सब लोग काम करते रहेंगे, उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं है। लेकिन जो CET, जो TGT और जो एक अर्पित गहलावत के नाम से एक मामला आया था, वो टेक्निकल रिक्रूटमेंट थी बिजली निगमों की, उसके अंदर जो है जितने भी बच्चे वो था वो सबका सब क्वैश हो गया। हरियाणा ने दिल्ली द्वारा कम पानी देने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हरियाणा ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली को 330 क्यूसेक पानी ज्यादा दिया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वो वजीराबाद बैराज के माध्यम से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी तुरंत जारी करें ताकि जल संकट का समाधान हो सके। हरियाणा के सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने आज महेंद्रगढ़ में कहा कि हरियाणा दिल्ली को 330 क्यूसेक से अधिक पानी दे रहा है। हरियाणा की ओर से दिल्ली के लिए 719 क्यूसेक पानी की मात्रा निर्धारित है। हरियाणा की तरफ से 1040 क्यूसेक पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के सवाल पर कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा समय पर जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर अभय सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार इस समय पानी वितरण का प्रबंधन करने में पूरी तरह से विफल है, जिसकी वजह से वहां पर पेयजल का संकट बना हुआ है। कह रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है ये गलत कहा जा रहा है। हम उनका 719 क्यूसेक पानी के अगेंस्ट 1049 क्यूसेक पानी उनको दे रहे हैं, लगभग 350 क्यूसेक फालतू दे रहे हैं पानी। दूसरा विषय ये है कि मीडिया में स्टेटमेंट देने से दो प्रदेशों के बीच के जो ये मामले हैं इनके फैक्ट्स में फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट्स तो वही रहेंगे। सच्चाई ये है कि हम उनको उनके हिस्से से ज़्यादा पानी दे रहे हैं। अगर उनको पानी में कहीं दिक्कत है तो वो आंतरिक रूप से देखें कहाँ वेस्टेज हो रही है, कहाँ मैनेजमेंट में ढील है। वाटर मैनेजमेंट तो अपना ढंग से करें, अपनी प्रॉब्लम को खुद देखें, दूसरों को दोष लगाने की बजाय अगर अपने घर को ठीक करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये तो फैक्ट है कि हरियाणा के पास भी जितनी ज़रूरत है उससे कम पानी है, लेकिन फिर भी क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके मुताबिक हम पूरी रूप से अक्सर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा दे रहे हैं।
भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला ने आज हिसार में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे चुनाव संबंधी फीडबैक लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि हांसी, बवानीखेड़ा, बरवाला क्षेत्रों से भी बहुत बड़ी लीड होगी। 77% अधिक महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। भाजपा में नेताओं के पक्षपात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिसने मदद की है उसकी तारीफ करूंगा और जिसने भीतरघात किया है उसकी शिकायत करूंगा। बढ़िया था, 100% चुनाव जीतने जा रहा हूँ। देखिए, हिसार सबसे ज्यादा है। वैसे मैं सभी हल्के मेरे में ऐसा तो नहीं कहूँगा, किसी में कैसे कहूँगा उसमें कम है, पर हिसार सबसे। देखिए, हिसार में 60,000 की लीड है जो कहीं भी कवर नहीं है। इसके बाद बरवाला में बहुत बड़ी, हांसी में बहुत बड़ी लीड है, बवानीखेड़ा बहुत बड़ी लीड है। हमारे 5-6 हल्के तो ऐसे हैं, 5 हल्के जिनमें 20-20 हज़ार से ऊपर। और मेरा ये अंदाजा है कि महिलाओं ने तो 70% मोदी को वोट डाला है। उन्होंने महिलाएं, जब उसके हस्बैंड ने कांग्रेस का डाला, हर महिला ने मोदी को वोट डाला है, जो वो गणित ले ही नहीं रहे। मेरा ये मानना है उन तीनों हल्कों में मिल के मैक्सिमम जो मेरी हार है वो 30,000 है। मैंने अभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी, पर लिखूंगा जरूर। मैं जो ठीक है वो लिखूंगा। मैं इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जिसने मदद करी उसकी तारीफ करूंगा, जिसने मुखालफत करी है उसका मैं डट के लिखूंगा। मुझे हर वर्कर ने बड़ा जी जान से साथ दिया, एक्सेप्ट 2-3 लोगों के, उनका मैं लेटर में चर्चा करूंगा। लोकसभा चुनाव के बाद फतेहाबाद के टोहाना में आज राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि भाजपा द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। प्रदेश की 10 सीटों पर भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ी है और बड़े अंतर से सिरसा सीट पर कमल खिलने जा रहा है। से लेकर के 9 की 9 विधानसभा, ये संसदीय क्षेत्र हमारा 10 की 10 लोकसभा है। वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनने वाली है उसमें अहम भूमिका इन सब लोगों ने निभाई है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और इतना ही कहूँगा कि लोगों ने धक्के की हवा बनाने की कोशिश करी, लेकिन हवा तो निकलती है, एक समय आता है। और आखिरी तक आकर के हमारे जितने जुझारू साथी हैं, इन्होंने उनकी हर तरीके से हवा निकाल दी। उनकी गाड़ियों की हवा निकल गई, उनकी वैसे हवा निकल गई और पूरा तरीके से मैं समझता हूं कि बड़े मार्जिन के साथ हम ये सीट जीतेंगे और 4 जून को 400 पार में एक मजबूत कमल का फूल और सिरसा के लोगों ने भी खिला दिया है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने भी हरियाणा में 10 सीटों पर जीत की उम्मीद जताई और कहा कि विपक्ष ने झूठी हवा बनाने का प्रयास किया है और वो इसमें सफल नहीं हुए। भाजपा ऑटो मोड पर चलने वाली पार्टी है जो अभी से 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुकी है। सुभाष बराला ने अप्रत्यक्ष रूप से देवेंद्र बबली पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश सरकार की योजनाओं का श्रेय लेने वालों ने कांग्रेस का साथ देकर सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कामों का श्रेय लेने का भी काम किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए उनका भी, हरियाणा सरकार के जो काम हुए उनका भी है। और ऐसे लोग जो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के अंदर अंधे थे, ऐसे सब लोगों ने सारी राजनीतिक मर्यादाएं ताक पर रख करके और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का साथ देने का काम किया। सारे उनकी नीति सिद्धांत सारे के सारे मतलब ताक पर रखे हुए हम सब लोगों ने देखे हैं। किसी का कोई विचार नहीं, कोई विचारधारा नहीं, एक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध। लेकिन इस विरोध के बावजूद भी जो कार्यकर्ताओं को उत्साह दिखा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे उम्मीदवार के प्रति, मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास दिखा। विश्व दुग्ध दिवस पर आज करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डेयरी वैज्ञानिकों द्वारा पशुओं में दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता युक्त दूध को प्रोत्साहन देने पर विस्तार से चर्चा की गई। निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में संस्थान ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में पहले पायदान पर है। संस्थान देश में प्रति व्यक्ति 1 लीटर दूध की
उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। देश में डेयरी मांग को पूरा करने के लिए अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। उन्होंने बताया कि आज डेयरी सेक्टर का सकल मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है और संस्थान ने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए उचित परामर्श जारी किए हैं। उसमें 80% जीवीए जो है ये डेयरी से आता है। अगर हम टोटल वैल्यू के हिसाब से देखें तो लगभग ये 10 लाख करोड़ का डेयरी से हमारा इसका जीवीए है इस समय, जो कि और किसी भी कमोडिटी से अच्छा हमारा चल रहा है, ग्रोथ अच्छी है। हमारे वहाँ कैटल में बफेलो भी होता है। इसके अलावा हमारी डाइवर्सिटी उसमें गोट और कैमल में भी बहुत अच्छे हैं हमारे पास। जैसा कि आप जानते होंगे कैमल भी बहुत अच्छा है और गोट भी बहुत अच्छा मिल्क माना जाता है, तो उसमें भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छी हैं। वन है मिल्क प्रोडक्शन में 24% के आसपास हम मिल्क कंट्रीब्यूशन जो प्रोड्यूस होता है वो इंडिया से आता है। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय ऊंट संस्थान के निदेशक डॉक्टर अर्ता बंधु साहू व मथुरा के राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के निर्देशक डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि गाय भैंस के अलावा जो दुधारू पशु हैं उनमें बकरी और ऊंटनी भी अपने औषधि युक्त दूध के लिए जाने जाते हैं, जो अनेक बीमारियों में उपयोगी हैं। हम इनके दूध के व्यवसायीकरण पर जोर दे रहे हैं ताकि किसानों की आय बढ़े और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। पोषण बहुत बड़ी बात है। पोषण मतलब खाली पेट भरना नहीं है। पोषण मतलब हमारे शरीर में जो भी कमी है उस कमी को वो दूध के द्वारा पूरा करने का है। और जो नॉन बोवेन स्पीशीज में जैसे ऊँटनी का दूध हम बात करें तो इसमें डायबिटीज़ जैसे एक बीमारी है, उसके रोकथाम के लिए भी उसमें तत्व है। हमारा जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि गर्मी में सभी का क्षमता कम हो जाता है, आदमी का भी पशुओं का भी। उस क्षमता ऊँटनी में कम नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से इसी परिवेश में पला है। बकरी ऐसी है कि कुछ भी आपका पैसा खर्च कराए बगैर आपको दूध दे देती है, और इसको हम कहते हैं जीरो इनपुट सिस्टम, कि आपके गई घास फूस खा के आई, बाहर से आके आपको दूध दे दिया। और इसीलिए इसका नाम हमने रखा हुआ है ATM है ये, एनी टाइम मिल्क, एनी टाइम मनी। और ये आजकल जो छोटे हैं किसान हैं हमारे, जिनके पास ज़मीन की भी कमी है, और उनके लिए इनके लिए बहुत अच्छा साधन है। और लगभग 3.3 करोड़ किसान इससे जुड़े हुए हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश के गेस्ट टीचर्स को भरोसा दिया कि उनका शीघ्र ही अपने गृह जिले भेजा जाएगा। आज भारी संख्या में गेस्ट टीचर्स ने कृषि मंत्री से मुलाकात की और अपनी अनेक समस्याएं कंवरपाल गुर्जर के समक्ष रखी। उन्होंने अपील की कि उन्हें अपने गृह जिले में वापस लाया जाए। कंवरपाल गुर्जर ने गेस्ट टीचर्स को आश्वासन देते हुए कहा कि पिछले काफी समय से गेस्ट टीचर्स के सरप्लस होने के कारण उन्हें अन्य जिलों में भेजा गया था, लेकिन अब जल्द ही उनको गृह जिले में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, गेस्ट टीचर हैं जो हमारे यहाँ से काफ़ी दूर दूर चले गए थे, वो एक नियमों की इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो रेगुलर टीचर है उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है और उसके बाद गेस्ट टीचर। तो उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जो है यहाँ से बाहर चले गए। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो ट्रांसफ़र हुई उसमें काफ़ी जो टीचर हमारे यहाँ से बदल के बाहर चले गए। तो हमारे यहाँ वैकेंसी है, तो मैंने डायरेक्टर साहब से बात की कि जल्दी वो मतलब जो गेस्ट हैं उनकी व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ वो सारे के सारे आ जाएँ तो हमारे यहाँ जो सीटें हैं वो भी फिलअप हो जाएंगी सारी। और मैं समझता हूँ उनको भी उसका लाभ होगा। और जो स्थान वेकेंट रहेंगे, खाली रहेंगे, उन पे जो है गेस्ट टीचर को भेजा जाएगा। तो उस व्यवस्था के तहत ये लोग थोड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर चले गए। लेकिन हमारा प्रयास है, हमारे पास यहाँ वैकेंसी भी खाली है, तो ऐसे में अगर ये यहाँ जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा इनके लिए भी, हमारे लिए। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश में यमुनानगर में सर्वाधिक मतदान होने पर जिले के मतदाताओं को बधाई भी दी और दावा किया कि भारी बहुमत से भाजपा केंद्र में फिर से सरकार बहुत अच्छी मेहनत की है, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। भाजपा के सब कार्यकर्ता जो बूथ थे उन पे जो बाहर का दृश्य है तो वो बिल्कुल भाजपा के पक्ष में है। और मैं समझता हूँ जितने काम और जिस निष्पक्षता के साथ काम किए हैं सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार की बात है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात, तो मैं ये मानता हूँ कि निश्चित तौर से बड़ा बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी। मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए कि उन्होंने इसमें रुचि ली। मैं समझता हूँ कि बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं, हर नागरिक को मतदान करना चाहिए।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।